अब आज हम लोग देखेंगे कि गेट एग्ज़ाम अभी होने वाला है 8 फरवरी को है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है हमारे पास। तो हम लोग करते हैं कि जितने भी हमारे स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो भी फार्मूले हैं या कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें मीन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, एक्सपेक्टेशन क्या होता है, या एमजीएफ क्या होता है, तो वो सब हम लोग देखते हैं बारी बारी से। तो मैं उसकी प्रूफ पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि प्रूफ कराने में बहुत ज़्यादा टाइम भी जाएगा और हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि आज 21 तारीख हो गई है, 21 जनवरी। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। बट हम लोगों को करना क्या है कि पेपर फर्स्ट जो आईएसएस एग्ज़ाम होता है, आईएसएस एग्ज़ाम में अगर आप लोग उससे जुड़े हो तो आपको पता होगा कि फर्स्ट पेपर होता है, सेकंड होता है, देन थर्ड होता है और एक फोर्थ होता है। तो इसमें से जो फर्स्ट और सेकंड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गेट के लिए। इसमें एक टॉपिक है इकोनॉमेट्रिक्स, ये हम लोग देखेंगे। और देन इसमें एक फोर्थ में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीवेरिएट, जो कि हमारा अभी चल भी रहा है मल्टीवेरिएट। तो अभी मैंने उसको रोक रखा है, क्योंकि जैसे ही हमारा ये गेट का एग्जाम हो जाएगा देन उसके बाद में मैं इसको प्रॉपर पढ़ाऊंगा। बट अभी के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो फर्स्ट और सेकेंड जो है, इसके जितने भी फार्मूले हैं, जो भी मतलब ऐसे फार्मूले हो सकते हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। और देन मल्टीवेरिएट की भी चीज़ें चलेंगी, बस ये रहेगा कि उसमें बहुत ज़्यादा डीप में मैं जाकर के कोई प्रूफ नहीं कराऊंगा, क्योंकि वहां पर ऐसा कुछ नहीं आएगा कि कोई प्रूफ आएगा। डायरेक्ट फार्मूला आपको अगर पता होगा तो आप चीज़ों को कर ले जाओगे। तो हम लोग वो देखते हैं कि कैसे चीज़ों को हम करेंगे। तो जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट में, कि डिस्ट्रीब्यूशन जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके मीन वेरिएंस क्या होंगे और कन्वर्जेंस। क्योंकि मीन वेरिएंस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा नहीं करते हैं गेट एग्जाम में, जितना कि इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि उनके कन्वर्जन क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसे ये हमारा फर्स्ट, इसको आप नेम दे देंगे फर्स्ट, हम लोग बोल देते हैं इसको। और ये डिस्क्रीट का है डीजनरेट। डीजनरेट डिस्ट्रीब्यूशन। तो डीजनरेट डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका पीएमएफ क्या होता है। तो इसका पीएमएफ होता है, इसका पीएमएफ होगा पी एक्स बराबर ये 1 और 0 होगा। 1 कब होगा, जब इफ एक्स बराबर सी हो, और जो सेकंड है ये हमारा अदरवाइज, मतलब जब इसके अलावा कोई होंगे तो वो हमारा अदरवाइज में आएगा, 0 हो जाएगी उसकी वैल्यू। देन इसके बाद में सीडीएफ अगर आप देखोगे तो सीडीएफ का जो फार्मूला होगा वो एफ एक्स एक्स होगा। और ये हम लोग देखते हैं एक्स लेस देन एक्स, और ये हमारा होगा 0 और 1। 0 कब होगा, जब x जो है हमारा वो सी यहाँ पर क्या है, सी कोई एक नंबर होगा, कोई एक रियल वैल्यू होगी। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि माइनस नहीं होगा, प्लस का 2 मान लें या 5 मान लें या 10 मान लें, कोई भी वैल्यू जो हमारी सी वैल्यू हो सकती है। देन इसके बाद में x जो ग्रेटर देन होगा सी के। तो ये हमारी प्रॉपर्टी भी होती है कि ये अगर आप लोगों को मतलब सीडीएफ में अगर पता होगा तो उसमें 0 और 1 सीडीएफ हमारा इसी बीच में लाई करता है। देन इसके बाद में अगर जो बाय द वे इसमें हम लोग देखते हैं इसका मीन, तो एक्सपेक्टेशन एक्स जो है होता है वो हमारा इसके लिए सी होता है। सी मतलब जो भी, सपोज यहाँ पर अगर 2 होता तो यहाँ पर वैल्यू भी 2 आ जाता है। देन इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि वेरिएंस इसका क्या होगा, तो वेरिएंस इसका होता है 0। देन इसमें अगर जो बाय द वे आप ये देखो कि एम एक्स टी मतलब एम जी एफ अगर इसका देखें तो ई की पावर टी सी होगा। देन इसी तरह से अगर जो बाय द वे इसी में हम लोग देखते रहें तो हम लोग ये भी कह सकते हैं, हम लोग ये भी कह सकते हैं इसमें कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन अगर जो बाय द वे इसका अगर फाइंड करना हो तो क्या किया जाता है, जहां पर भी ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ये ऐसे ही करना है आपको सब में। अगर आपको एमजीएफ अगर किसी का पता है तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन लिखने के लिए बस जहां पे टी है, टी की जगह पे आपको क्या कर देना है, टी की जगह पे आपको आई टी लिख देना है, जहां जहां पर भी ये लिखा हो। तो आई टी सी हो जाएगा। इसी तरह से अगर जो बाय द वे आपको सीजीएफ अगर जो बाय द वे अगर आपको लिखना हो तो सीजीएफ आप जानते हैं इसका फार्मूला होता है कप्पा एक्स टी, और ये हमारा होता है लॉग एम एक्स टी। चूंकि ये आपको पता है तो यहां से आप निकालोगे वैल्यू, और ये हमारी ये हो जाएगी टी सी। ठीक इसी प्रकार से आप पीजीएफ अगर जो बाय द वे इसका अगर लिखना हो तो पीजीएफ के लिए जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है पी एक्स, और इसमें एस लिखा जाता है। और ये हमारा होगा, जहां पर इसमें पीजीएफ में क्या करना है कि जहां पर भी आपका ई की पावर टी लिखा है वहां पर आप एस लिख दो। तो जैसे कि यहां पर अगर जो बाय द वे हम देखें ई की पावर टी और ये हमारा
सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा एस की पावर सी। अच्छा, देन इसके बाद में अगर जो आप इसमें अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो, अगर आप इसका मीडियन अगर आप देखो तो इसका मीडियन हमारा सी आएगा। सी जो मैंने अभी आपको बताया, कोई वैल्यू जो भी आप को क्वेश्चन में दे रखी हो वो, और ये हमारा सी हो जाएगा। मॉड भी इसका मीडियन ये होगा, मॉड इसका ये होगा। और इसमें अगर जो बाय द वे आप यहाँ से अगर जो बाय द वे आप देखो तो चूंकि आपको पता है यहाँ पर अगर देखोगे मीन इक्वल है मीडियन के, इक्वल है मॉड के, तो वैसे बेसिकली ये होता है कि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब ये इसका जो स्क्यूनेस होगा वो सिमेट्रिकल होगा। बट इस केस में ये चीज़ लागू नहीं होती है, क्योंकि इसमें जब आप म्यू थ्री जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वो भी जीरो आता है, और चूंकि म्यू टू जो है वो पहले से ही जीरो है वेरिएंस, तो यहाँ पर जो हमारा बीटा वन होगा वो हमारा 0.0 होगा, तो ये अनडिफाइन होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर जो बाय द वे आप इसमें कर्टोसिस अगर जो देखो तो कर्टोसिस का जो फार्मूला होता है बी टू बराबर होता है म्यू फोर अपॉन में म्यू टू का स्क्वायर। तो चूंकि ये भी जीरो और जीरो होगा तो ये भी अनडिफाइन होगा, तो यहाँ पर इस केस में ये हमारे दोनों अनडिफाइन रहेंगे। देन इसके बाद में ये हमारा फर्स्ट हो गया। देन इसके बाद में जो सेकेंड हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम लोग देख लेते हैं, बी नंबर, वो हमारा है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी ये डिस्क्रीट का है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का है, और इसको या फिर हम रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तो कोई भी नाम अगर लिखा हो तो आप ध्यान रखिएगा। तो इसका अगर जो बाद में हमें फार्मूला अगर देखना हो, इसको हम नंबर दे देते हैं, यहाँ पर इसको हम नंबर दे देते हैं 2। तो इसका अगर जो बाद में आपको पीडीएफ अगर हमें देखना हो, सॉरी पीएमएफ, तो हालांकि ये जो मैं आपको बताऊंगा ये जर्नल तो नहीं है, बट ऐसे इस तरह से आप समझ लो, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा। ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा n हो गया, तो ये हमारी वैल्यू a है, ये b है, ऐसे आप सिर्फ मान कर चलो, क्योंकि अभी जब कॉन्टिन्यूस मैं स्टार्ट करूंगा तो कुछ चीज़ें यहाँ से सिमिलर रहेंगी, इसलिए मैंने ये बोला है। तो इसका जो पीएमएफ होगा वो हमारा पीएमएफ होगा 1/n। और अगर जो बाद में इसका सीडीएफ अगर आप देखोगे एफ एक्स, तो ये हमारा होगा x/n, और जो इसकी रेंज होगी वो 0 मतलब 1 2 डॉट डॉट इसी तरह से n तक जाएगी। और ये जो हमारा होगा 1 और ये हमारा होगा x, ये हमारा n हो जाएगा। तो देन इसके लिए अगर जो बाय द वे आपको अगर देखना पड़े कि इसका मीन क्या होगा, इसका वेरिएंस क्या होगा, तो इसका जो अगर बाय द वे आप मीन अगर कैलकुलेट करोगे तो मीन जो हमारा आएगा, आप चेक भी कर सकते हो, हालांकि अभी क्योंकि मुझे गेट एग्जाम को फोकस करते हुए मुझे चीज़ें बतानी, तो ये बस आपको याद करके रखना है किसी भी तरह से, अगर जो बाय द वे आपको ये प्रूफ करना नहीं आता है। वैसे तो खैर अगर आप स्टैटिस्टिक बैकग्राउंड से हैं तो आपको जरूर ये आता होगा। तो ये हमारा हो गया। देन इसके बाद में अगर जो बाय द वे आप इसमें देखो mxt, तो इसका जो mxt होता है वो होता है हमारा e की पावर में t, और e की पावर t n और माइनस का 1, और ये हमारा होगा n, और ये हमारा होगा e की पावर t माइनस का 1। तो यहाँ पर अगर जो बाय द वे आप ध्यान करके देखो, ध्यान से देखो, तो यहाँ पर आप फाई एक्स टी भी लिख सकते हो, और इसी तरह से आप कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हो गया, और इसी तरह से हमारा कुमुलेटिव फंक्शन भी आप लिख सकते हो, और इसका पीजीएफ भी आप लिख सकते हो। मैंने तरीका बता दिया है, आप उससे करके देख लेना। देन इसके बाद में अगर जो इसका म्यू थ्री अगर जो आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा 0 आएगा। तो जब म्यू थ्री हमारा 0 आएगा तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारा बीटा 1 जो हमारा रहेगा वो हमारा होता है म्यू थ्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू टू का स्क्वायर। तो चूंकि ये हमारा 0 है, और जो हमारा वेरिएंस है मतलब ये हमारा म्यू टू होता है, तो म्यू टू यहाँ पर ये वैल्यू रखोगे तो ये बेसिकली 0 ही आएगा। और इसी तरह से गामा 1 जो हमारा होता है वो अंडर रूट में बीटा 1 होता है, तो ये भी हमारा 0 होगा। तो इसका मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सिमेट्रिकल होगा, या इसका स्क्यूनेस नो स्क्यूड होगा, आप इस तरह से भी कह सकते हो। और जो इसका कर्टोसिस होगा, तो इसका कर्टोसिस मैं गामा 2 के लिए बता रहा हूँ। तो गामा 2 हमारा होता है बीटा 2 माइनस का 3, आप यहाँ से बीटा 2 अगर कैलकुलेट करना हो तो वो भी कर सकते हो। ये हमारा होता है माइनस का 6/5, और ये हमारा होता है n स्क्वायर माइनस प्लस का 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस का 1। तो यहाँ पर अगर जो बात भी आप देखो तो ये हमारा होता है, ये निगेटिव वैल्यू है तो ये 0 से छोटा होगा, तो ये 0 से अगर छोटा है तो इसको हम बोलेंगे प्लैटिकर्टिक। तो ये हमारा प्लैटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है वनडे एग्जाम में, हालांकि यहाँ पर मे भी कहीं पर ऐसा आ जाए जहाँ पर आपको यूज करना पड़े, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। देन इसके बाद में इसका जो मीडियन होता है वो
n+1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। और ये वनडे एग्जाम के लिए अगर जो आप देख रहे हो तो ये ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इसका जो मॉड होता है वो क्या होगा। तो इसका जो मॉड होता है वो लाई करता है, लाई करता है 1 से n के बीच में, मतलब कहीं पर कोई भी वैल्यू हो सकती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हमारा सपोज 1 है और ये यहाँ पर सपोज हमारा n है, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1/n हो गई। तो यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो इसके जो पीक होंगे, अगर आप सारी वैल्यूज इसके बीच में लिखोगे तो ये बिल्कुल इक्वल होगा। और मॉड यहाँ पर आप डिफाइन नहीं कर पाओगे कि मॉड कौन सा है, कौन सा पीक है, क्योंकि सारा सब सेम रहेगा। तो 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, सॉरी 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और इसी तरह से n भी हो सकता है। कोई भी इसमें मॉड होगा। तो इसमें या दो तरह से आप लिख सकते हो, या तो आप ये लिखो, वहां पर अगर जो ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ऑप्शन में अगर ये लिखा है अनडिफाइंड तो या तो वो लगाओ, या तो ये लिखा होगा लाई करता है 1 से n के बीच में। आपको दोनों में से कोई भी चीज एक याद रखनी है। देन इसका एक बी केस भी होता है, मतलब बी टाइप का एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। वो हमारा होता है कि अगर x अगर जो बाद में हमारा फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0 n के बीच में, तब हमारा जो पीएमएफ होगा वो क्या होगा। तो पीएमएफ हमारा इसका अगर जो बाद में देखें तो 1/n+1, और ये हमारा हो जाएगा x बराबर 0 1 2 डॉट डॉट n तक। ये आपको अभी लग रहा होगा कि बहुत आसान है, इसमें क्या मतलब ऐसा है जो आपको याद करना चाहिए। बट मैं आपको बता दूं कि आप अगर जो बाद में पीवाईक्यू अभी इसके बाद जस्ट जो हमारा एक सेट या 2 सेट में भी हो सकता है आपको मैं दिखाऊं, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वो गेट जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे बाद यूनिफॉर्म से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो ऐसा कुछ उसमें ऐसी कुछ लिमिटेशन या ऐसा कुछ ऐड ऑन करके वो पीडीएफ देता है या पीएमएफ देता है, देन उसके बाद में चीज़ें कैलकुलेट करनी होती, तो बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। अगर जो बाद में आपको कोई चीज़ से बाद में मीन ही नहीं पता है तो आप मीन कैलकुलेट कर रहे हो, जबकि बहुत सारे जो स्टूडेंट होंगे वो देखोगे कि उनको वो चीज़ें आती होंगी। तो इसलिए ये आपको याद ही कर लेना है। इसमें कुछ चीज़ें देख लो, इसका जो मीन होगा, मीन बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो मीन होगा वो हमारा होगा n/2, और यही हमारा इसका मीडियन होता है। और इसमें जो इसका वेरिएंस होता है, वेरिएंस भी याद करना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा n+2 डिवाइडेड बाई 12 होगा। यहाँ पर अगर जो आप देखो तो n² माइनस का 1 ये हमारा कुछ था, और यहाँ पर अगर जो बात आप देखोगे तो हमारा क्या है कि n और ब्रैकेट में n+2 डिवाइडेड बाई 12। और इसी तरह से अगर μ3 इसके लिए कैलकुलेट करोगे तो वो भी हमारा 0 होगा। और इसमें भी सेम उसी तरह से सिमेट्रिक, इस मतलब नो सिमेट्री मतलब नो स्क्यूड रहेगा, और प्लैटिक अर्टिक इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बट अब इसमें जो काम की चीज़ है जो मैं बता रहा था, ये सब जब चीज़ें आप पढ़ लोगे तो इसमें स्टार्ट होता है कन्वर्जन। कन्वर्जन के कुछ फार्मूले हैं वो आपको ध्यान रखने चाहिए। ये सपोज आपको क्वेश्चन दे देगा ज्योमेट्रिक, हालांकि ऐसे सीधे क्वेश्चन आपको नहीं मतलब दे रखे होंगे, बट ऐसा ही कुछ दे रखा होगा। तो ये हमारा अगर जो बाय द वे वाई भी अगर जो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को अगर फॉलो कर रहा है और ये दोनों इंडिपेंडेंट है, तो देन जो हमारा रहता है ये इस तरह से होगा। देन आपसे ये इस तरह से करके पूछ लेगा कि ये बता दो कि x प्लस वाई जो है ये हमारा किसको फॉलो करेगा। तो ये हमारा निगेटिव बाइनोमियल, और ये हमारा 2 हो जाएगा, और ये हमारा p हो जाएगा। और ज्योमेट्रिक p को हम निगेटिव बाइनोमियल में कुछ इस तरह से लिखते हैं, निगेटिव बाइनोमियल 1, p। तो वही यहाँ पर जब ऐड हुआ है तो ये हमारा 2 टाइम्स हो गया है। देन बी नंबर आपसे ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी के लिए मैंने लिखा है x प्लस वाई बराबर, अगर जो बाद में ये सपोज n दे रखा है, n यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तब ये हमारा जो फॉलो करेगा वो 0 और n जो अभी मैंने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बताया है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसके लिए आप रेडी रहिएगा। देन इसके बाद में सी नंबर, अगर जो बाद में y गिवन x प्लस वाई बराबर n है, तो ये भी हमारा यूनिफॉर्म 0, n को फॉलो करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद में जो सेकंड, अगर जो आप इसमें कन्वर्जन देखो तो x अगर जो फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0, 1 को, और ये जो हमारा है ये डिस्क्रीट का नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन, ये यूनिफॉर्म है कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसकी जो लिमिट होगी वो 0 से x 1 तक रहेगी। अगर ये आपको नहीं पता तो अभी आप वेट करिए, इसके बाद में जब अभी कॉन्टिन्यूअस के डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होंगे तो उसमें ऐसा कुछ आएगा। देन इसके बाद में y गिवन x जो है
y गिवन x जो है ये हमारा अगर जो बाय द वे बाइनोमियल n कॉमा x, अगर जो n कॉमा p होता था तो उसी तरह से यहाँ पर x जो है ये यहाँ पर आ जाता है। अगर ये दोनों कंडीशन सपोज दे रखी हैं, देन आपसे पूछ लेगा कि y का डिस्ट्रीब्यूशन बता दो। देन अगर आपसे ये पूछ लिया गया कि y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो y जो यहाँ पर होगा वो 0 से n, ये हमारा डिस्क्रीट का रहेगा, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, यहाँ पे अगर जो बाय द वे आप y की अगर आप लिमिट देखोगे तो y बराबर हमारा होगा 0 1 2, बाइनोमियल में आपको पता होगा कि n तक जाता है। और जब x के लिए भी देखोगे तो ये हमारा y बराबर 0 1 2 डॉट डॉट n, तो ये कुछ यहाँ से ही होकर के आता है। और हालांकि इसका ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सारे मैंने प्रूफ करवा दिए हैं, आप चाहो तो वहाँ जाकर के देख भी लेना। और अभी उसमें बहुत सारा अभी चीज़ें बची हैं, बट फिर भी मैंने यहाँ तक तो आपको वहाँ पे करवा दिया है। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा रहेगा थर्ड नंबर हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली बाइनोमियल या बर्नौली, तो ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन में एक साथ में ही पढ़ा रहा हूँ। रीजन क्या है, रीजन आप समझो कि x अगर जो फॉलो कर रहा है बाइनोमियल n कॉमा p, तो बस कुछ नहीं, अगर जो वादे बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेगा तो n बराबर वहां पे 1 होगा। जैसे सपोज ऐसा कुछ लिखा होगा बाइनोमियल 1 कॉमा p, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ये इसके लिए है मैं लिख रहा हूँ मतलब PMF, उसमें बस n बराबर 1 अगर आप रख दोगे तो सेम चीजें आएंगी। अच्छा, अब इसको देखो जरा, तो इसका जो PMF होता है वो हमारा होता है NCx p की पावर x, और जो हमारा q की पावर होता है n माइनस का x होता है। और यहाँ पर जो p प्लस q बराबर जो होता है वो 1 होता है, मतलब p की अगर आपको वैल्यू पता है तो q यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे। x बराबर हमारा होता है 0 1 2 डॉट डॉट n तक, तो ये हो गया। और जो हमारा p चूंकि प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 1 से मतलब 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी, तो ये भी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें हम लोग देखते हैं बहुत सारी जो चीज़ें हैं, इसमें होता क्या है बेसिकली। अच्छा, इसके लिए अगर जो बाद में सपोज अगर PMF अगर लिखना होता है इसी में n बराबर अगर 1 कर दोगे तो ये हमारा जो px होगा, तो यहाँ पर ये जरा देखो, तो ये हमारा हो जाएगा p की पावर x और q की पावर 1 माइनस का x, और x बराबर जो हमारा लिमिट रहेगा, क्योंकि n बराबर मैंने 1 कर दिया है तो 1 मतलब सिर्फ ये इतनी वैल्यू ली जाएंगी 0 और 1, और ये सारी वैल्यूज p प्लस q यहाँ पर भी ये सारा सब सेम रहेगा। अच्छा, यहाँ पर किसी के दिमाग में ये आ सकता है कि C1C x जो है ये मैंने नहीं लिखा है, तो ये वैल्यू 1 ही हो जाती है। रीजन अगर जो आप देखोगे कि अगर जो बाय द वे NC अगर जो x की वैल्यू अगर आप रखोगे 0 तब भी 1 आएगा, और अगर जो 1C अगर 1 रखोगे तब भी हमारा 1 आएगा, तो इसलिए यहाँ पर इस कॉफिशिएंट को मैंने 1 ले लिया है। अच्छा, देन इसमें देखो एक जो काम की चीज़ है कि ये कब मतलब यूज करेंगे, क्या ऐसा लिखा होगा जब ये आपसे पूछ ले प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली x सक्सेस। सपोज यहाँ पे 2 दे रखा होगा 3 दे रखा होगा, तब कुछ नहीं, यहाँ पर बस 3 लिख करके और ये सारा लिखोगे और आपकी वैल्यू आ जाएगी। आउट ऑफ n ट्रायल्स भी आपको दे रखे होंगे, तो सपोज ये 5 दे रखा है तो यहाँ पर n की वैल्यू 5, ये 5 तक जाएगा, तो इस तरह से आप कर सकते हो। n यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं। p क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है, वो भी किसकी प्रोबेबिलिटी होती है, p हमारा होता है, एक मिनट, p हमारा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। जिस भी चीज को अगर आप सक्सेस मान रहे हो, जैसे बाद में एक कोई कॉइन है, हेड है, टेल है, अब कोई अगर जो बाद में इस कॉइन को उछालता है और उसको सिर्फ हेड चाहिए, तो इसका मतलब उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो रहेगा मतलब p, ये हमारा क्या रहेगा, चूंकि यहाँ पर 2 ही केस हैं तो ये 1/2 रहेगा। 50% इस तरह से दे रखा हो या इस तरह से दे रखा हो 0.5, और आप ये भी चेक करोगे p प्लस क्यू बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर अगर क्यू अगर इस केस के लिए अगर आप निकालोगे तो 1 माइनस का p, ये 1 माइनस का 1/2 मतलब ये भी 1/2 आ जाएगा। तो p प्लस क्यू बाद में आपको चेक भी करना है, ये हमेशा इक्वल होनी चाहिए इसीलिए 1 की। अच्छा, अब इसमें चीजें हम लोग देखते हैं क्योंकि इसकी भी चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। अगर जो बाद में एक्सपेक्टेशन x बराबर अगर इसका मीन अगर कैलकुलेट करना हो तो NP होता है, इसका वेरिएंस अगर जो आप देखोगे तो इसका होता है वेरिएंस NPQ। अब यहाँ पर अगर जो बाय द वे जो एक चीज़ मैं लिख रहा हूँ, इस चीज़ को आप मार्क करके चाहो लिखो या जैसे भी लिखना हो, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, मैंने सबसे पहले आपको डीजनरेट पढ़ा है, देन यूनिफॉर्म, देन इसके बाद में बाइनोमियल, देन इसके बाद में मैं अभी आपको
देखोगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, देन इसके बाद ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर मैं जैसे मीन पहले लिखता हूँ, वेरिएंस बाद में। तो ये आपको बस ट्रिक है, ये ध्यान रखना है। या तो आप यहाँ से भी करके देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये जो हमारा होगा, ये हमारा ग्रेटर होगा और ये हमारा वेरिएंस हमारा कम होगा। अब यहाँ पर अगर जो बाद में अगर आप एक एग्जांपल सिर्फ बहुत छोटा सा लें कि अगर n बराबर हम मान लेते हैं 1 और p की वैल्यू अगर हम मान लेते हैं 1/2, तो यहाँ पर अगर जो मीन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 और वेरिएंस यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो बात 2 से अगर हम ऊपर नीचे कर दें तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 2/4, ये 1/4। तो ये आपको पता है कि यहाँ पर जब मतलब हर दोनों में अगर समान है तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो बड़ा होगा ऊपर अंश उसी की तरफ ये मुख रहेगा। तो ये हमारा ग्रेटर देन होगा एक्सपेक्टेशन इस केस में। जब अभी हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाएंगे तब इक्वल हो जाएगा। देन इसके बाद में जब आप पढ़ोगे तो ये बस आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये वेरिएंस ये हो जाता है, मतलब ये लेस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, एक्सपेक्टेशन एक्स जो है हमारा वो ग्रेटर है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पॉइजन पर इक्वल होगा और यहाँ पर ये वाला साइन लगेगा, यहाँ पर ये वाला। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन इसमें अगर अब यहीं पे अगर जो बाद में n बराबर 1 अगर जो हो जाता है तो आप मीन वेरिएंस निकाल लेंगे। तो इसका मतलब मुझे बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन आपको नहीं पढ़ाना पड़ेगा, बस वहाँ पर n बराबर 1 ही आपको करना है। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम देखें mxt मतलब mgf अगर इसका अगर हम देखें तो ये हमारा होगा q प्लस e की पावर t और ये हमारा होगा p और ये हमारा होगा n। देन इसके बाद में अगर जो इसमें अगर हम देखें स्क्यूनेस, तो स्क्यूनेस का फार्मूला होता है 1 - 2p डिवाइडेड बाई एन पी क्यू। और इसमें ये कुछ समझ लो, इसको ट्रिक मान लो, जो भी मानना है। ये कंडीशन कुछ होती है कि P जब हमारा छोटा होगा 1/2 से तब ये पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिवली स्क्यूड रहेगा। और जब हमारा P इक्वल होगा 1/2 के तब तो नो स्क्यूड, या इसको सिमेट्रिकल यहीं पे कर देंगे। या P अगर जो बाद में हमारा ग्रेटर देन है 1/2 के तब यहाँ पर हम ये निगेटिवली कहेंगे। अब देखो पॉजिटिव का जो साइन होता है तो आपको पता होगा कि ये जब इस तरह से लिखा होता है तो ये पॉजिटिव होता है, और जब यहाँ पर अगर जो बात निगेटिव की बात की जा रही तो x जब इस तरह से लिखा होता है तो निगेटिव होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, ये बस एक समझ लो, आपको ट्रिक है, ध्यान रखना है जैसे भी रख पाओ कि जब P जो है हमारा, P जो भी सपोज क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे रखा है बाइनोमियल 2 और ये हमारा 3/4 दे रखा है, तो यहाँ पर P की वैल्यू ये है। अगर जो बात में ये वैल्यू अगर इससे अगर जो बात छोटी है 1.2 से अगर ये छोटी है तब पॉजिटिव रहेगा, बड़ी है तो हमारा निगेटिव रहेगा, इक्वल है तो नो स्क्यूड हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर जो बाद में हम देखें तो 3/4 दे रखा है और ये 1/2 दे रखा है। सेम जो नीचे का पोर्शन है उसको हमें सेम करना है, तो क्या करें 2 और 2 से अगर हम इक्वल कर दें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 बड़ा है 2 से, तो इसका मतलब ये वाला साइन लगा, तो इसका मतलब ये इसकी बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये निगेटिवली स्क्यूड हो जाएगा। मतलब आपको, आप चाहो तो इस फार्मूले में सारी वैल्यूज रखो तब भी आप कैलकुलेट करके बता दोगे कि पॉजिटिव है निगेटिव है क्या है, बट आप डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट भी ऐसे बता सकते हो। अच्छा, देन इसके बाद में हम नेक्स्ट देखें तो ये हमारा कर्टोसिस का फार्मूला होता है 1 - का 6pq और ये हमारा होता है npq। ये अगर जो बाद में हमारा pq जो है सेम वही रहेगा। अगर जो बाद में ये लेस है 1/6 से, 6 ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर 2 कहाँ से आया था, तो ये जरा देख लो, ये यहाँ से मैंने लिखा था 1 - 2p। अगर ये वाला साइन है तब यहाँ पर अगर जो आप कैलकुलेट करोगे तो 1 - का सॉरी ये हमारा हो जाएगा, एक मिनट, ये हमारा हो जाएगा 2p और यहाँ पर अगर जो ये हम देखें तो p हमारा हो जाएगा 1/2 अगर ये वाला साइन लिया है। अगर यही लेस लेंगे तब ये, इसी तरह से मैंने इसको भी लिखा है। अगर ये p क्यों अगर इक्वल होगा 1/6 से, p क्यों अगर जो हमारा ग्रेटर देन होगा 1/6 से, तो यहाँ पर देखो जब ये निगेटिव का साइन है तो निगेटिव का जब साइन होगा तब यहाँ पर हम जो लिखेंगे निगेटिव है तो इसका जस्ट मतलब उल्टा उल्टा यहाँ पर हम मानेंगे कि ये लेप्टोकर्टिक है और ये हमारा मीसोकर्टिक होगा जब इक्वल होगा, और ये जब हमारा पॉजिटिव वाला जब साइन लगा होगा तब ये हमारा प्लैटिकर्टिक होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी सेम उसी तरह से चीज़ें कैलकुलेट होंगी। अगर चाहो तो मैं उसी एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ। जैसे P हमारा दे रखा था 3/4, तो यहाँ पर अगर क्यों अगर आप कैलकुलेट करो तो 1/4 हो जाएगा। तो P क्यों अगर जो बाद में हम एक साल लिखें और 1/6 लिखें तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/16। अब 1/16 हो गया है तो यहाँ पर अगर जो बाद में 3/16 और 1/6 इसको अगर इक्वल करना है तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि 6 इधर है तो हम इधर भी कर देंगे, यहाँ पर भी हम 16 कर देंगे
और यहाँ पर भी हम 16 कर देंगे, और यहाँ पर हम इसी तरह से 6, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 18 हो जाएगा, ये हमारा 16 है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला साइन रहेगा, ये साइन रहेगा, तो इसका मतलब ये इसकी बात कर रहा है, इसका मतलब ये प्लैटिकर्टिक होगा। ठीक है। देन इसके बाद में, हालांकि ये रिकरेंस रिलेशन फार्मूला आता नहीं है, बट ये आप ध्यान रखना फॉर मोमेंट्स के लिए, मोमेंट के लिए अगर ये रिकरेंस रिलेशन फार्मूला, और ये जो हमारा होता है जब म्यू आर डैश करके लिखा है तो ये रॉ मोमेंट है या मोमेंट अबाउट ओरिजिन है, और जब हमारा म्यू आर और इस पे डैश नहीं लगा है तो ये सेंट्रल मोमेंट इसे कहेंगे या मोमेंट अबाउट मीन कहेंगे। तो यहाँ पर ये जो है मोमेंट अबाउट मीन है, ये हमारा होता है पी क्यू, और ये हमारा होता है डेल म्यू आर डेल पी प्लस का एन आर म्यू आर माइनस का 1। ये इसी तरह से जैसा ये मैं आपको जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन आज कंप्लीट करवा रहा हूँ इसी तरह से मैं करवाता रहूँगा। बस बात क्या है कि इनके प्रूफ भी मैं करवा सकता हूँ, बट टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि मुझे गेट पर फोकस करना है, गेट एग्जाम जो बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो जल्दी जल्दी मैं फार्मूले सारी मैं आपको दिखाऊंगा, देन इसके बाद में जहाँ पर लगेगा वहाँ पर कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता दूंगा, और उसके बाद में मैं आपको PYQ गेट के मैं आपको दिखाऊंगा। एक सेट मैं देख रहा हूँ कि उसको मैं पूरा सॉल्व करूंगा, जिससे कि एक आपको कॉन्फिडेंस आए कि जो चीज़ आपने पढ़ी है वो बिल्कुल आपके काम की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो R हमारा होगा, R बराबर 1 2 डॉट डॉट, इसी तरह से आप R की वैल्यूज निकालते जाओगे। आप म्यू आर मतलब सॉरी म्यू 1, इसी तरह से म्यू 2, इसी तरह से म्यू 3, कॉन्टिन्यूस ये निकाल सकते हो। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है, म्यू जब 0 होगा, यहाँ पर जब 0 लगा होगा तब ये 1 होगा, और जब म्यू 1 होगा तब यहाँ पर 0 होगा। ये ऑलवेज चलेगा सम में, ये आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा रहेगा वो जरा देखो क्या रहेगा। रिकरेंस रिलेशन फॉर प्रोबेबिलिटी। जब प्रोबेबिलिटी के लिए रिकरेंस रिलेशन जब हम लिखेंगे तो पी एक्स प्लस 1 ये हमारा होगा n माइनस का x डिवाइडेड बाई x प्लस 1, और ये हमारा होगा p डिवाइडेड बाई q, और ये हमारा px। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसका यूज कहीं ना कहीं हो सकता, मे बी इस पे कोई क्वेश्चन आपको गेट में दिख जाए। अच्छा, देन इसके बाद में ये एक फार्मूला भी आपको ध्यान रखना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो इसका जो फार्मूला हम लिखेंगे तो इस तरह से ईटा बना लेंगे, और ये हमारा हो जाएगा x माइनस का मीन, चूंकि आपको पता है मीन के अबाउट लेना है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ x, और ये हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस का NP। तो इसका जो फार्मूला होता है ये आपको ध्यान रखना है, 2 ब्रैकेट में NPQ, और ये अगर आप ध्यान रखो तो ये वेरिएंस होता था, और ये हमारा होगा n माइनस का 1 म्यू माइनस का 1, और ये हमारा हो जाएगा p म्यू माइनस का 1, और ये हमारा q n माइनस का म्यू। और यहाँ पर म्यू क्या होगा, म्यू आप यहाँ पर देखो ये कुछ नया टर्म है, तो ये हमारा होगा NP प्लस का 1, और ये जो साइन लगा है, या इस तरह से इसको ना लिख करके आप इस तरह से अगर ना समझ पाओ तो इसको इस तरह से लिख लेना, ये फ्लोर फंक्शन होता है। तो NP प्लस का 1, और या इसको फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में, या इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है जरा थोड़ा हम देख लेते हैं। जैसे जब आप इसको सॉल्व करोगे, सपोज कोई वैल्यू अगर जो बाद में इस फ्लोर फंक्शन में 2.3 आ गई, तो ये हमारा जो होगा ये इक्वल होगा 2 के। अगर जो बाद में इसी तरह से 3.4 आ गया तो ये जो हमारा होगा ये हमारा 3 के इक्वल होगा। ये बेसिकली होता क्या है, y बराबर ये फ्लोर फंक्शन हो गया या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये हमारा ऑलवेज होता है लेस होता है, लेस देन इक्वल टू x होता है, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अब यहां पर अगर ये देखोगे तो ये हमारा y हो गया और ये हमारा x है, तो x हमारा क्या है देखोगे 2.3, ये हमारा लेस है, देखो इक्वल भी हो सकता है बट लेस है। इक्वल कब होगा, जब से बाद सपोज 2 ही आया है तब तो फिर 2 ही लिखोगे, ये उस केस में है। तो यहाँ पर देखोगे ये इसकी वैल्यू होगी y, यहाँ पर क्या आपने निकाला है, y आपने निकाला है यहाँ पर
अगर आप देखो तो ये 2, तो ये हमारा हमेशा इससे छोटा होगा। इसी तरह से अगर जो बाद में कोई ये बोले कि अगर माइनस में लिखा है तब क्या करेंगे, तो इसके बाद सपोज माइनस का 1.1 दे रखा है, तब यहाँ पर क्या होगा, तब यहाँ पर जरा देखो 1.1 सपोज ये माइनस का दे रखा है, ये बड़ा होना चाहिए। तो ये बड़ा होने के लिए इधर यहाँ पे क्या हो, तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस का 2 अगर हम लिख दें तो सही है। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारी -2 के इक्वल होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जब आएगा तो इस तरह से आप इसका यूज़ करोगे। देन ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है मॉड का इसमें निकालने के लिए। मॉड का फार्मूला होता है हमारा, ये आपको याद रखना है, n+1 और ये हमारा होगा p माइनस का 1 और ये हमारा होगा मॉड। और मॉड बेसिकली कुछ और नहीं होता है, x की वैल्यू ही होती है, और ये हमारा होता है n+1 और ये हमारा होता है p। अब यहाँ पर ये जरा देखो, यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो, एक मिनट, ये जो वैल्यू है ये देखोगे इसी वैल्यू के इक्वल है, मतलब सेम टू सेम ये इतनी वैल्यू रहेगी, बस इसमें क्या करना है, एक माइनस कर देना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें कंडीशन होती है, वो जरा कंडीशन आप लोग देख लो। केस फर्स्ट मान करके लिखो, केस फर्स्ट मान करके क्या लिखोगे कि अगर जो बाय द वे इफ n+1 और ये p, मतलब ये जो वैल्यू आपने लिखी है ये पूरी वैल्यू, अगर ये इक्वल है k के, और यहाँ पर k क्या है, तो यहाँ पर लिख लेना k जो हमारा है वो एक इंटीजर है, तब जब हमारा जो मॉड होगा या इसको x ले लूँ, तो ये तब जब हमारा होगा तो वो हमारा होगा k और k माइनस का 1। तब उस केस में हमारे जो मॉड होंगे वो हमारे कितने होंगे, 2 होंगे। तो इसको हम कहेंगे बाई मॉडल। देन इसके बाद में जो केस सेकेंड अगर जो बाद में हम देखें, इफ n+ का 1 और p, अगर जो बाद में k प्लस में f है, और f यहाँ पर क्या है, k तो जो ऊपर लिखा है वही है, f क्या है हमारा कि कोई फ्रैक्शनल वैल्यू, जैसे सपोज मान ले p/q की तरह, तब अगर ऐसा कुछ दे रखा है तब हमारा जो मॉड होगा इस केस में मॉड जो होगा हमारा, वो हमारा मॉड होगा k और ये हमारा होगा यूनी मॉडल, क्योंकि एक मॉड है यूनी मॉडल। अच्छा, अब अगर जो बाद में इससे रिलेटेड अगर हम एग्जांपल अगर देख लें तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सपोज मान लेते हैं कि x अगर जो बाइनोमियल 3,1/4 दे रखा है, और यहाँ पर n की वैल्यू आपको पता है, तो n हमारा है 3 प्लस का 1 और ये हमारा हो गया 1/4। तो ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 4, ये हमारा हो जाएगा 4, तो ये हमारा आ जाएगा 1। ये एक इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू है। तो जब इंटीजर वैल्यू है तब यहाँ पर हम जो मॉड लेंगे वो क्या होगा, मॉड जब इसका निकालेंगे तो मैंने बोला है k और एक होता है k माइनस का 1। तो यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो इसकी वैल्यू रख दोगे तो 1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू रख दोगे तो 0 आ जाएगा। तो इसके मॉड 2 हो जाएंगे, ये हो जाएगा बाई मॉडल। अच्छा, इसी तरह से अगर जो बाय द वे x अगर जो मान लेते हैं बाइनोमियल 3/5 अगर दे रखा है, तो अगर जो बाय द वे इसको ऐड करोगे तो 1 प्लस का 5 मतलब 5+1 ये हो जाएगा, और ये p की वैल्यू लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 और ये हमारा हो जाएगा 3/5। तो ये अगर जो बाय द वे आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा कुछ 18/5 हो जाएगा। और इसको अगर जो बाय द वे आप देखो तो इसको हम कुछ ये भी लिख सकते हैं, ये हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा k और ये हमारा हो जाएगा f। मैं इसी f की बात कर रहा था। तो यहाँ पर सिर्फ हमारा जो मॉड होगा वो सिर्फ इसके केस में जब k रखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 3। तो इसका मतलब इसका मॉड ये रहेगा। थोड़ा एक और केस, मतलब एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं कि x अगर जो बाय द वे बाइनोमियल 2,1/4 दे रखा है, 2 प्लस का 1 और ये हमारा 1/4 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3/4। तो कोई बोलेगा कि क्योंकि यहाँ पर तो था इस तरह से, अब इसमें क्या करें, तो इसमें करना क्या है, 0 + 3/4 कर लो, ये अपनी तरफ से किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो
के ये हो गया और ये हमारा हो गया एफ। चूंकि यहाँ पर देखो डिवाइड हो सकता था, यहाँ पर डिवाइड होने का केस ही नहीं, मतलब चांस ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर के की वैल्यू क्या होगी, 0, तो यही हमारा मॉड हो जाएगा। तो ये उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन इसमें देखो एडिटिव प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की के लिए, ये अगर जो बाय द वे बाइनोमियल n कॉमा मतलब n1 कॉमा p दे रखा है, और y अगर जो बाय द वे हमारा बाइनोमियल n2 कॉमा p दे रखा है, p मतलब ये दोनों सेम वैल्यू हैं, ये दोनों अलग अलग हैं और ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो देन आप देखोगे देन आपसे पूछ लेगा इसी तरह से ये होगा कि x प्लस वाई ये किसको फॉलो करेगा, तो ये हमारा बाइनोमियल n1 प्लस n2 कॉमा p को करेगा। ये आपको ध्यान रखना है और इसका कन्वर्स इसमें ट्रू नहीं होगा। अच्छा, देन इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा है वो जरा देखो कि अगर जो बाय द वे फैक्टोरियल मूवमेंट, तो फैक्टोरियल मूवमेंट के लिए आप ध्यान रखना म्यू आर डैश इस तरह से लिखा जाता है, और ये हमारा ये हमारा x और ये हमारा इस तरह से r ये होता था। नॉर्मल अगर जो बात इस तरह से लिखा होता म्यू आर डैश, तो ये हम लिखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर r। फैक्टोरियल कुछ इस तरह से लिखा जाता है, तो ये होता है n की पावर फैक्टोरियल r, और ये हमारा होगा p और ये हमारा होगा r। ये नॉर्मल r है और ये फैक्टोरियल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर जब सेकंड आप करोगे, तो यहाँ से क्वेश्चन कम से कम 50% जो बाइनोमियल के क्वेश्चन होंगे, 50 ना बोल करके आप 80% जो क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ इसी फार्मूले से हो जाएंगे। तो ये फार्मूला बस आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या करोगे n और ये हमारा हो जाएगा r और ये हमारा p की पावर r। आपसे बहुत बार ये पूछेगा। और ये फैक्टोरियल खुलता कैसे है ये भी जरा देख लो। तो ये हमारा होता है, अगर जो ये लिखा है तो ये होता है x माइनस 1, ये इसी तरह से x माइनस 2 डॉट डॉट करते हुए आप लिखोगे x r माइनस का 1, और ये हमारा होता है ये। अगर जो बाय द वे x की पावर सपोज 2 दे रखी है, तो हम किस तरह से लिखेंगे x माइनस का 1, ये हमारा हो जाएगा। अगर जो x की पावर 1 दे रखी है तो बस x रहेगा। अगर इसी तरह से x की पावर अगर 3 मान लें, तो ये हमारा होगा x माइनस का 1 x माइनस का 2। मतलब जहाँ जितनी यहाँ पे पावर होगी उससे यहाँ पर एक कम ही जाएगा। मतलब 3 है, इसी तरह से अगर इसको मानो तो ये 0 तक गया, इसे 2 है तो यहाँ 1 तक गया, यहाँ पर r है तो r माइनस 1 तक गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, वहाँ पर आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा होगा कि x माइनस का 1 n माइनस का 1 ये दे रखा होगा, और ये पूछ लेगा कि ये जो हमारा है 4p5 किसके लिए ये अनबायस्ड है। तो यहाँ पर अगर जो आपको पता होगा तो आप चुटकियों में इसको कर लोगे कि ये हमारा, इसको फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, इसी तरह से n की पावर फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जब r बराबर r की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पर पता चल जाएगा p की पावर 2, तो इसका मतलब सिर्फ इसके लिए अनबायस्ड होगा। इसी तरह से क्वेश्चन खूब आएंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर जब आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। देन इसके बाद में आप देखो म्यू 1 डैश मतलब फैक्टोरियल, तो ये हमारा होगा np, यही हमारा मीन होता था अगर आपको याद हो। और ये हमारा अगर जो वाले इस तरह से अगर फैक्टोरियल लिखा है, तो इसका मतलब ये मीन के अबाउट में लिखा है, ये ओरिजिन के अबाउट में फैक्टोरियल लिखा है, तो ये होता है npq, और ये हमारा वेरिएंस, इसी मतलब वेरिएंस के इक्वल आ जाता है। म्यू 3 जो होगा इसके लिए वो हमारा होगा माइनस का 2npq। ये तो अगर आप ध्यान दो तो ये हमारा वेरिएंस है, माइनस का साइन लगा है 2 के साथ में, और ये 1 प्लस का p। इस पे वनडे एग्जाम में क्वेश्चन या ISS में बहुत बार आया है। अब ये देखना है कि इसमें यहाँ पे गेट में कब इससे क्वेश्चन आ जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा रहेगा सेंट्रल मूवमेंट। अगर जो बाद में आपको लिखने की बात बोली जाए कि सेंट्रल मूवमेंट इसके क्या होंगे, तो देखो म्यू 1 बराबर मैंने अभी बताया था, इसी तरह से म्यू 0 अगर आप देखोगे तो ये 1 हो जाएगा। म्यू 2 इसका मतलब हो गया वेरिएंस ऑफ x लिखना है, या इसको अगर जो एक्सपेक्टेशन के फॉर्म में लिखोगे तो x माइनस का मीन जो हमारा है np, तो ये हमारा 2, तो इसकी वैल्यू होगी npq। और म्यू 3 अगर जो बाय द वे आप देखोगे तो ये सेम यही लिखा है, बस यहाँ पे 3 लग जाएगा, तो ये इसका होता है npq,
और ये हमारा होता है Q माइनस का P। खूब क्वेश्चन आता है इससे, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से μ4 भी आपको ध्यान रखना है, इसमें भी कुछ नहीं, यहाँ पर बस 4 लगा लेना है। तो ये हमारा क्या होगा, NPQ 1 प्लस का N 3N माइनस का 1 सॉरी N माइनस का 2। जहाँ पे आपको लगे कि ये मतलब मुझसे गलत लिख गया है फार्मूला, तो वहाँ पर आप कमेंट कर देना, जिससे कि मैं उसको सही करवा दूंगा नेक्स्ट जब भी कोई वीडियो होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वनडे एग्जाम या गेट जैसे एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा आप देख लो, आपकी बस समझ लो ये नॉलेज के लिए, या आप इसको चाहो तो लिख कर भी रख लेना, क्योंकि डिस्क्रीट में जब आप मतलब मीन कैलकुलेट करोगे तो मीन तो नॉर्मल इस तरह से हो जाएगा, जब एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर ये इस तरह से अगर जो बाय द वे क्यूब है तो इसके लिए तो उसको इस तरह से डिस्क्रीट में कन्वर्ट किया जाता है, देन इसके बाद में चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं। तो वो जरा देखो, तो ये हमारा होता है एक्स माइनस का 1 प्लस का एक्स। अगर जो आप सॉल्व करोगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब बात वही लिखी है। बट इसी चीज़ को जब अगर जो बात है आपको मैं फैक्टोरियल में दिखाऊं, तो ये क्या लिखा है, एक्स फैक्टोरियल 2, और इसको भी हम फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा इस तरह से भी होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद में नेक्स्ट अगर जो बात आप देखो, तो ये हमारा एक्स माइनस का 1 एक्स माइनस का 2 प्लस का 3 टाइम्स एक्स माइनस का 1 प्लस का एक्स। तो यहां पर अगर जो बात आप देखोगे तो ये हमारा लिखा है फैक्टोरियल 3, और ये हमारा लिखा है फैक्टोरियल 2, और ये लिखा है हमारा फैक्टोरियल 1। ये इतना अगर नहीं याद हो पा रहा है तो ये इस तरह से भी किया जा सकता है। ये μ4 अगर जब बाद में आप, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जैसे ये बचा था उसी तरह से ये भी इसी के इक्वल आ जाएगा। एक्स माइनस का 1 एक्स माइनस का 2 एक्स माइनस का 3 प्लस का, यहां पर ये वैल्यू जरा ध्यान रखना, 6 एक्स माइनस का 1 एक्स माइनस का 2 प्लस का ये 7 एक्स माइनस का 1 प्लस का एक्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। और इसको अगर जो बात है फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, और इसी तरह से 7 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, प्लस का एक्स फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। सपोज अगर जो बात है आपने फैक्टोरियल सभी का कैलकुलेट कर लिया, तब भी आपसे चीज़ें हो जाएंगी। और ये एक मतलब रिलेशन होता है, जब अगर बाय द वे आप मीन अगर कैलकुलेट करते हो तो ये हमारा म्यू वन डैश का स्क्वायर होगा, μ3 बराबर होगा μ3 डैश, मतलब सेंट्रल मोमेंट का। सपोज आपने रॉ मोमेंट अगर निकाल लिए तो रॉ मोमेंट से आप सेंट्रल मोमेंट कैसे निकालोगे, तो ये उसका फार्मूला है 3μ2 डैश μ1 डैश। अगर जो आप देखो तो यहाँ पर देखो 3 टाइम्स हो गया, जहाँ पर 3 था, यहाँ पर देखो ये 2 है, ये मिलकर के 3 हो गया, ये सिर्फ याद करने के लिए। और ये μ1, और ये हमारा इसीलिए देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 था तो इसलिए स्क्वायर हुआ था, यहाँ पर 3 टाइम्स करना है क्योंकि 3 यहाँ पर है, और ये हमारा होगा μ4, तो μ4 डैश माइनस का 4 μ3 डैश μ1 डैश प्लस 6 μ2 डैश μ1। अब देखो यहाँ पर 2 टाइम्स है और ये हमारा 1 टाइम्स हुआ है, तो इसका मतलब इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा, और ये हमारा हो जाएगा 3 μ1 डैश का क्यूब, सॉरी पावर 4। अब देखो यहाँ पर 2 दे रखा था, तो यहाँ पर 2 माइनस का 1 है, यहाँ पर देखो 3 माइनस का 1 है, यहाँ पर देखो 4 माइनस का 1 है, और अल्टरनेट जब 2 है तब माइनस है, जब देखो 4 है तब माइनस है, जब 3 है तब प्लस है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये समझ लो। आपको जब आप कन्वर्जन करोगे तो वहाँ पर ये फार्मूले बहुत ज़्यादा आपको यूज में भी आएंगे, और आप इनसे बहुत जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे, इसलिए इस रिलेशन को आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा आपके काम आएंगे आने वाले टाइम पर। अच्छा, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आप लोगों को एक बस फीडबैक के लिए आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको बस ये बताना है कि ये जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई है या आपने जो पढ़ी है,
वो आपको कैसी लगी, इसमें मतलब मुझे क्या नेक्स्ट टॉपिक लानी चाहिए, ये आप बता सकते हो। और अगर जो आपको ये मेरी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो, तो आप अपने दोस्तों या जो भी पढ़ाई कर रहा हो उसको आप अगर चाहें तो इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो करेगा और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। और अगर जो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मैंने बोल रखा है कि टेलीग्राम पर जा करके आप उस चीज़ के जो भी आपको प्रॉब्लम है उस चीज़ का अगर आप फोटो लो और वहाँ पे अपलोड कर दो, तो आपको और जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे मेंशन कर देना। तो अगर जो बाद में मैं उसको जब देखूंगा तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए, अगर जो वो जरूरी है तो मैं उस लेक्चर में शामिल कर लूंगा, अगर जो बाद में जरूरी नहीं है तो मैं आपको पर्सनली वहाँ पे उसका सोल्यूशन भेज दूंगा।